जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में इससे पहले के क्लास के चैप्टर में हमने पढ़ा था बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल। और आज हमारा विशेष टॉपिक होगा भारत के गवर्नर जनरल। चूँकि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हमने पढ़ा था विलियम बेटिंग, और वही विलियम बेटिंग के समय में एक फिर अधिनियम आता है ब्रिटेन के तरफ से, और फिर वही बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे अब वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन चुके होते हैं। तो उन्हीं के क्रम को हमें समझना है कि किस गवर्नर जनरल के समय में कौन कौन से घटनाएं घटित हुई थी और कौन से कार्य हुए थे उनके समय में, जिसके दृष्टिकोण से इतिहास में उसमें सामाजिक के क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हुआ, आर्थिक क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हुआ, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुआ, वही हम उन्हीं टॉपिक को संकलित करके हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में समझना। आप सभी को पता होगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेटिंग हुए, जो कि 1828 से लेके 1835 ईस्वी तक का इनका क्रम रहा। यानी इनके शासन का जो समय रहा वह 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, और 1828 में अधिनियम आने की वजह से यही भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग इससे पहले जो थे वह मद्रास के गवर्नर रहा करते थे। मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर विलियम बेटिंग थे। वह उस समय 1803 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके थे। पुनः वह बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं, और वही बंगाल के गवर्नर जनरल अंतिम होते हैं और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा जो किए गए विभिन्न कार्य जो हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत 1829 और 1830 में। देखिए, कुछ पुस्तकों में 1829 है तो कुछ पुस्तकों में 1830 दिए हुए हैं, तो आपको 1829 और 30 ध्यान में रखना होगा। सती प्रथा का अंत, भारत में सती प्रथा चरम सीमा पे चल रहा था। अर्थात जिस स्त्री के पति का देहांत हो जाता था तो उसके साथ, उसके शव के साथ, पति के शव के साथ साथ उसकी पत्नी अर्थात तो स्त्री को भी जला दिया जाता था, विधवा को भी जला दिया जाता था। तो कहीं कहीं स्त्रियां स्वेच्छा से जलती थी, तो कहीं स्त्रियां नहीं जलना चाहती थी और उन्हें जबरदस्ती जलाया जाता था। यही होता था सती होने का जो है प्रथा। ये इसका जो है उन्मूलन किसके द्वारा हुआ? तो विलियम बेटिंग के द्वारा हुआ, और यह राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ। राजा राम मोहन राय ने एक सभा गठन की, और उस सभा के माध्यम से, एक समाज के माध्यम से, उस समाज को पहले ब्रह्म सभा था और उसके बाद वही ब्रह्म समाज हो गया। तो प्रश्न आ जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। और यही ब्रह्म समाज के आधार पर उनका माध्यम बनाकर सती प्रथा को बंद कराने का प्रस्ताव किनको दिया? लॉर्ड विलियम बेटिंग को दिया। और लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इनके ऊपर कठोर नीति का पालन कराकर, यानी सती प्रथा बंद कराने के लिए एक कठोर कानून लाए, जिसकी वजह से सती प्रथा जो है बंद हो गया। वर्तमान भारत में अब सती होने की कोई प्रथा देखने को नहीं मिलती है। तो 1829-30 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में। एकदम ध्यान रखना है। इसी तरीके से ठगी प्रथा का अंत जो है 1830 में विलियम बेटिंग के शासनकाल में ही हुआ। भारत में ठगों की संख्या अधिक थी। तो ठगों का मतलब होता है कि अब देखिए, कई ऐसे अपराध जो होते हैं, अपराध का सजा था लेकिन ठग का सजा नहीं था। लोग किसी किसी को ठग लेते थे झूठा बोलकर, या फिर उसके अंधविश्वास के नाम पर लोगों ने ठगना शुरू कर दिया था। इसके वजह से कर्नल स्लीमन ने एक समिति का गठन किया, और उस समिति के माध्यम से जो है ठगी प्रथा का प्रस्ताव विलियम बेटिंग को दिया, जिसका उसके ऊपर कठोर नीति यानी कठोर दंड का देने का काम जो है विलियम बेटिंग ने एक नीति बनाया, और उसी को ठगी प्रथा का उन्मूलन कहा जाता है, जो अंत किनके द्वारा हुआ? विलियम बेटिंग के द्वारा हुआ, 1830 में हुआ। तो एकदम ध्यान रखना है कि ठगी प्रथा का अंत जो है विलियम बेटिंग के समय में हुआ था। ठगी प्रथा के ऊपर कठोर कानून लागू किया गया, यानी ठगने वाले के ऊपर भी
समझ लीजिए कि एक कानून था, उनके ऊपर जो है ठगने वाले को दंडित किया जाता था, और जो ठगे जाते थे उनको भी थोड़ा ना थोड़ा उन्हें भी दंडित किया जाता था कि आखिर क्यों आप ठगे गए, यानी कहीं ना कहीं आप मूर्ख स्वभाव के हैं। तो इसके वजह से दोनों के ऊपर दंडित करने का प्रावधान जो है विलियम बेटिंक के द्वारा लगाया गया। अगर कोई ठगता है तो उन्हें 1 साल की सज़ा हो गई एग्जाम्पल, और जो ठगा जाता है उन्हें भी 1 महीने या 2 महीने की सज़ा होती थी। तो इस तरीके से ठगी प्रथा का समाप्तिकरण जो है 1830 में विलियम बेटिंक के समय में हुआ। इसके बाद बात करते हैं कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम विलियम बेटिंक के समय में ही बनाया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया कि भारत में जो एजुकेशन चल रहे थे, गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, यानी पढ़ने का यानी शिक्षा का जो माध्यम था वो कहीं ना कहीं, कहीं हिंदी था तो कहीं संस्कृत था, कहीं तेलुगु था, कहीं बंगाली था। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग एजुकेशन यानी पढ़ाई का जो है अलग अलग भाषाओं का माध्यम बनाया गया था। जबकि जब अंग्रेज आए तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति गठित करके और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में। तो प्रश्न आता है कि भारत में किसकी अध्यक्षता से भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता से इसमें लागू कराया गया, जो कि विलियम बेटिंक के समय में ही हुआ। अगर गवर्नर जनरल पूछते तो आपको वही विलियम बेटिंक ही उत्तर देना होगा। इसके बाद देखिएगा कि भारत में सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत। वर्तमान में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे यह बात है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यह भेदभाव जो है अंग्रेजों के द्वारा ही इसको समाप्तिकरण का बात कही गई, जो कि सरकारी सेवा में जो भेदभाव थे उन भेदभाव का अंत जो है विलियम बेटिंक के समय में ही लागू कराया गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विलियम बेटिंक के जो भी कार्य हुए थे लगभग अच्छे हुए थे। इसके बाद आगे आते हैं चार्ल्स मैटकॉफ। ये चार्ल्स मैटकॉफ भारत के दूसरे गवर्नर जनरल है। हमें निम्नलिखित में से भारत के गवर्नर जनरल में 7 गवर्नर जनरल को ही स्टडी करना है, जिसमें दूसरे स्तर पे कौन थे? तो चार्ल्स मैटकॉफ। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता यानी समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मैटकॉफ को कहा जाता है। ये एक लाइन मैंने क्लियर कर लिया था। हालांकि इसमें प्रेस पर प्रतिबंध था, इससे पहले सेंसर लगाया गया था, यानी कुछ भी छापने की अनुमति नहीं थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। लेकिन चार्ल्स मैटकॉफ के समय में 1835-36 1 साल के शासनकाल में इनका एक कार्य महत्वपूर्ण रहा, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। यानी भारतीय समाचार पत्रों में यानी छापने की अनुमति दे दी गई थी कि जो भी आपका विचार अभिव्यक्ति है वो आप छाप सकते हैं। तो प्रश्न आता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको एकदम यहाँ तक याद हो चुके होंगे। इसके बाद आप देखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं, 1836 से लेके और 42 तक रहते हैं। इनका शासनकाल जो है 6 वर्षों तक रहता है। लॉर्ड ऑकलैंड ये तीसरे भारत के गवर्नर जनरल है। और लॉर्ड ऑकलैंड के समय में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जो शेर शाह की सूरी के द्वारा जो जीटी रोड बनवाया गया था, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, यह ग्रैंड ट्रंक की मरम्मती का काम जो है ऑकलैंड के समय में हुआ। तो कहीं प्रश्न बनता है कि जीटी रोड की मरम्मती का काम भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो आप बता सकते हैं आसानी से लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ, जो कि 1836 से लेकर 42 तक का इनका शासनकाल का दौर रहता है। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड एलन यानी चौथे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन 1842 से 44 ईस्वी तक रहते हैं। इनका शासनकाल मात्र 2 वर्षों तक रहता है। लेकिन इनमें देखिएगा लॉर्ड एलन में यह 2 काम किए जाते हैं। एक तो सिंध का विलय किया जाता है। भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्रों में पाकिस्तान के नीचे का जो क्षेत्र है वह सिंध है। तो सिंध का विलय अंग्रेजों में यानी अंग्रेजी कंपनियों के हाथों या अंग्रेजों के हाथों आ जाना, यही सिंध का विलय ये किनके समय में हुआ? लॉर्ड एलन के समय में हुआ 1843 ईस्वी में।
एकदम परफेक्ट याद रखना है। और इन्हीं के समय में दास प्रथा का अंत किया गया था। हालांकि दास प्रथा पर कानून बनाने के लिए भारत में अकबर ने सबसे पहले दास प्रथा के ऊपर एक कानून बनाया था, लेकिन वह प्रभावी नहीं हो सका। अंतिम रूप में देखिएगा लॉर्ड एलनबेरो जो है एक कठोर नीति, कठोर कानून का यहाँ पर लागू करवाते हैं दास प्रथा के अंत के लिए। चूंकि भारत के बाजारों में इंसानों की खरीद बिक्री का क्रम चल रहा था और इसके अलावा इंसान को बंधुआ मजदूर के रूप में भारत में रखा जाता था। तो दास प्रथा का अंत जो है 1843 ईस्वी में किनके समय में हुआ? लॉर्ड एलनबेरो के समय में हुआ। एकदम बिल्कुल इजी पॉइंट्स है। आई होप आपको ये पूरा एक कॉलम एकदम याद हो गया होगा। एक बार और शॉर्टकट चले तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे? पहले वो मद्रास के गवर्नर थे। सती प्रथा का इन्होंने अंत किया। ठगी प्रथा का अंत किसने किया? तो विलियम बेटिंग के समय में हुआ। और उसी तरीके से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? विलियम बेटिंग के समय में हुआ। सरकारी सेवा में भेदभाव का जो है समाप्तिकरण का काम विलियम बेटिंग के समय हुआ। भारत के प्रेस का मुक्तिदाता यानी भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैडकॉक को कहा जाता है। जीटी रोड की मरम्मती का काम जो है ऑकलैंड के समय में हुआ। और वही सिंध का विलय और दास प्रथा का अंत जो है लॉर्ड एलनबेरो के समय में हुआ। एकदम ये कॉलम आपको कंठस्थ हो गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पांचवा हमारा गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड हार्डिंग। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। लॉर्ड हार्डिंग जो है 1844 से लेके 1848 ईस्वी तक इनका शासन का समय रहता है। मात्र 4 वर्षों तक इनका शासनकाल का दौर चलता है, जिस समय नरबलि प्रथा का अंत जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया। यानी इंसानों को बलि देने की प्रथा जो है इस समय चरम सीमा पे थी। अर्थात जब हम पढ़े थे वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे हिंदू धर्म में कर्मकांड आ गए और वह कर्मकांड के माध्यम से देखिएगा कि बलि प्रथा चलना शुरू हो गया था, जिसके वजह से हिंदू धर्म में कई विभाजन हुए, कई ऐसे छोटे छोटे संप्रदाय उभरे। और उसके बाद अंग्रेजों के समय में भी ये संप्रदाय होने के बावजूद भी हिपोक्राइस्ट यानी ये आप देखिएगा कि ज़्यादातर जो है अंधविश्वास में लोग ज़्यादा डूबे रहते थे। तो उस अंधविश्वास की वजह से नर बलि की प्रथा थी, यानी इंसानों को पकड़ के और उसे काटने और उसको बलि देने की प्रथा चल रही थी। तो नर बलि की प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग ने एक कठोर नीति का पालन करवाया भारत में। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में कौन सी कार्य हुआ? नर बलि प्रथा का अंत हुआ। फिर से एक बार कुछ ऐसे इंसानों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक बार रिकॉल कर लीजिए। सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा का अंत जो है विलियम बेटिंग के समय में हुआ, जबकि दास प्रथा का अंत आप देखेंगे एलनबेरो के समय में हुआ और वही हार्डिंग के समय में जो है नर बलि प्रथा समाप्त हुआ। इसके बाद देखेंगे लॉर्ड डलहौजी। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। ये छठा हमारा गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल होंगे। तो यहाँ से कई बार रेलवे वगैरह में, एसएससी में कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है डलहौजी से संबंधित। तो आप बिल्कुल इसे एकदम कंठस्थ रखेंगे, चूंकि 1 नंबर ही आपकी एग्जाम लीड कराने के लिए महत्वपूर्ण होता है। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक इनका शासनकाल का दौर रहता है। यानी कुल मिला के ये 8 साल तक भारत में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हैं। तो 1848 से लेकर 1856 के समय में आप देखेंगे कि सबसे पहले इनका जो काम था, यानी कुछ खराब नीतियों के साथ साथ कुछ अच्छाइयों भी था, क्योंकि इन्होंने भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत को अपनाया था। व्यक्तिगत सिद्धांत जिसको हड़प नीति कहते हैं। जिस क्षेत्र का राजा का कोई वंश नहीं होता था, तो उस वंश न होने की वजह से उस क्षेत्र को अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी हुकूमत में मिला देने की प्रथा को व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता था। और यह भी कहा जाता था कि राजा को किसी भी व्यक्ति को गोद लेने की प्रथा नहीं होती थी। तो इसी को हड़प नीति कहते हैं, यानी जबरदस्ती उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेने की प्रथा होती थी। हालांकि अंग्रेज भारत में आते थे तो जिस क्षेत्र में अपने को मिलाना चाहते थे तो वहाँ पर या तो उस क्षेत्र को खरीदते थे कुछ पैसे देकर, कुछ रकम देकर, या वहाँ से जो है एक प्रस्ताव पत्र पर सिग्नेचर कराते थे कि हम आपको राजस्व देंगे, कलेक्शन देंगे, व्यापार का जो है कुछ कर आपको देंगे। उसलिए वह अंग्रेज वहाँ पर मिलाते थे अपने क्षेत्र में। लेकिन डलहौजी के समय में एक ऐसी नीति आई जिस
उसमें अगर किसी क्षेत्र का राजा का कोई वंश नहीं होता था तो उस क्षेत्रों को क्या कर लेता था, अधिग्रहित कर लिया जाता था। यही लॉर्ड डलहौजी के समय, जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से कहते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, जिसे हड़प नीति जो है, किसके समय में प्रारंभ की गई, तो लॉर्ड डलहौजी के समय। अब यहाँ से बनता है कि इस हड़प नीति के माध्यम से देखिए, सबसे पहले इसने सतारा को विलय कर लिया 1848 में। इसके बाद जैतपुर 1849 में, संभलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और अवध को कुशासन के आधार पर 1856 में। तो कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ देता है कि हड़प नीति के माध्यम से डलहौजी ने किन किन क्षेत्रों को जीता, इसे क्रम में सजाइए। तो आपको क्रम में सजाने के लिए क्रमानुसार आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले सतारा याद रखेंगे, सतारा पहले सतारा आया 48 में। सतारा अर्थात हम ट्रिक से थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो सबसे पहले सितारा की बात करेंगे। तो पहले सतारा यानी सितारा याद होना चाहिए 1848 में। इसके बाद जितना पूर्व वाला है, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, ये पूर्व वाला है एक तरफ रखेंगे। जैतपुर मतलब जोतना, जैतपुर हो गया। फिर संभल कर जोतना, ये हुआ संभलपुर। और उसके बाद उगेगा, कृषि कोई खेती करेंगे तो उदय होगा, तो वो हो गया उदयपुर। हमारी बात को केवल याद रखिएगा स्टोरी की तरह ना, तो आपको एकदम ट्रिक सेट हो जाएगा। यानी जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, ये हो गया, यानी 4 आपको याद हो गया। पहले सितारा, जैतपुर, उसके बाद संभलपुर, उसके बाद उदयपुर। तो जैतपुर 49, हालांकि डेट ना भी याद हो तो चलेगा, लेकिन क्रम याद रहना चाहिए। 1849 में जैतपुर और संभलपुर, और उसके बाद 1852 में ये हुआ उदयपुर। और झांसी की रानी की जब कहानी हम पढ़ाएंगे तो उस समय देखिएगा, झांसी की रानी 1853 में यानी झांसी को मिला लिया गया। इसके बाद देखेंगे नागपुर यानी 1854 में, और अवध में कुशासन के आधार पर 1856 में इसको मिला लिया जाता है। तो ये मुझे आई होप ये याद हो गए होंगे कि व्यक्तिगत सिद्धांत से किन किन क्षेत्रों को जो है मिला लिया गया। अंतिम नागपुर और उसके बाद अवध में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे कि भारत में जो तोपखाना था, इस तोपखाने को का एक मुख्यालय जो है मेरठ में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही निर्माण करवाया गया। इसी तरीके से यहाँ पर सेना का मुख्य कार्यालय था, सेना का मुख्य कार्यालय जो है कहाँ पर था, तो शिमला में था। यानी शिमला में सेना का मुख्यालय होता था, जबकि तोपखाना जो है कहाँ होता था, मेरठ में होता था डलहौजी के समय में। डलहौजी के समय में ही 1853 में सबसे पहली बार भारत में रेल का शुरुआत हुआ। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि रेल का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, डलहौजी के समय। और आपको याद भी होगा, चूंकि 50% तो इतिहास आप पहले से भी जानते होंगे, आपको याद होगा कि सबसे पहली ट्रेन जो है मुंबई टू थाने चलाई गई थी। तो ये 1853 की ही घटना है। भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई टू थाने चलाई गई थी, और 1853 में सबसे पहले रेल का प्रारंभ किनके समय में हुआ, तो डलहौजी के समय में हुआ। और यहीं पर भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा शुरू हुआ। विद्युत तार सेवा जो है, सेवा कब से शुरू हुआ, तो कलकत्ता से आगरा के बीच जो है प्रथम विद्युत तार बांधा गया। तो यही जब कलकत्ता और आगरे के बीच में जब विद्युत तार यानी विद्युत लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय हो रहा था क्या कि भारत के कुछ आदिवासी क्षेत्र में जब तार गुजर रहा था, तो उस आदिवासी लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे पृथ्वी को ये लोग बांध रहा है, अंग्रेज लोग पृथ्वी को बांध रहा है रस्सी से। तो इसलिए भी एक भ्रम की वजह से आप देखिएगा कई आदिवासी क्षेत्रों में युद्ध बन जाते हैं, यानी अंग्रेजों से लड़ाइयाँ होती है, जिसमें आप देखिएगा संथाल विद्रोह मिलेंगे, है ना, हो विद्रोह मिलेंगे, कोल विद्रोह मिलेंगे। तो कुछ कुछ ऐसी भी मानसिकता आदिवासियों के दिमाग में थी कि अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं हमारे इस पृथ्वी को, हमारे भूमि को बांधने का काम कर रहा है। तो विद्युत तार सेवा किन के समय में हुआ, तो डलहौजी के समय में हुआ, और कलकत्ता से आगरा तक विद्युत तार पहली बार बिछाई गई थी। इस क्रम में इसके बाद देखिएगा 1854 में
चार्ल्स वुड्स का एक डिस्पैच आता है और यही चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है और उस समिति के माध्यम से यह निर्णय लिया जाता है कि भारत में हायर एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो उस विश्वविद्यालय के माध्यम से यानी हायर एजुकेशन की प्रथा जो शुरुआत की गई 1854 में, ये डलहौजी के समय में हुआ था। हालांकि सबसे पहले भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का आधार जो है विलियम बेंटिक के समय में बनाया गया था, जो अभी अभी हमने समझा था कि इस समय जो थे वह आपके जो अंग्रेजी शिक्षा का आधार जो बनाया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुई थी और वही चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में हायर एजुकेशन के लिए आ गया। तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि लोअर एजुकेशन के लिए लॉर्ड मैकाले और हायर एजुकेशन के लिए जो है चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच आता है डलहौजी के समय 1854 ईस्वी में। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये भी क्रम आपको एकदम कंठस्थ हो गए होंगे, बहुत इजी था। एक बार और लेके चले तो नरबली जो है हार्डिंग के समय में हुआ। हार्डिंग के समय में नरबली प्रथा की लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो है नरबली प्रथा का जो है अंत किया गया। वही डलहौजी के समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिससे व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा था कि सबसे पहले सतारा अर्थात सतारा को सबसे पहले मिलाया। उसके बाद क्या किए तो आप देखेंगे कि जयपुर जोते संभल कर उसके बाद उगेगा यानी उदयपुर, ये हो गया जयपुर, संभलपुर, उदयपुर। उसके बाद चले जाएंगे झांसी, तो झांसी से आएंगे तो नागपुर में आएंगे और अवध को मिलाएंगे। ठीक है, झांसी से आएंगे नागपुर में, उसके बाद अवध को मिलाएंगे। तो ये आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। जब क्रम पूछ देता है तो क्रम को आसानी से आप वहाँ पर सेट कर लेंगे। क्योंकि आजकल एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन में ईयर बहुत कम पूछ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है कि सबसे पहले किसको मिलाया, कुशासन के आधार पर किसको मिलाया। तो कुशासन के आधार पर आप समझ सकते हैं अवध को मिलाया। बाकी जो है ये हड़प नीति है ना, हड़प नीति यानी यदि वहाँ का वंश नहीं होगा तो उसको हड़प लेना। और यहाँ पर क्या था कि इसका वंश था बावजूद इसे हड़पा गया। कारण क्या था कि यहाँ पर शासन व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी, इसके वजह से हड़पने का काम अंग्रेजों ने किया था। तो अब खाना मेरठ में और भारत के जो अंग्रेजी जितनी सेना थे उन सभी सेना का मुख्यालय जो है शिमला में लेके चला गया। भारत में पहली बार रेल का प्रारंभ जो है मुंबई टू थाने चलाए गए थे, जो कि डलहौजी के समय हुआ। विद्युत लाइन यानी विद्युत तार कलकत्ता से आगरा पहली बार जो है डलहौजी के समय में ही हुआ था। तो विद्युत तार जब बिछाया जा रहा था इस समय आदिवासी विद्रोह पर उतर गए थे, कारण कि उन्हें ऐसा लगता था कि पृथ्वी को बांध रहा है लोग अंग्रेज। ठीक है, तो ऐसा भ्रम था। इसके बाद 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच। अब क्वेश्चन बनता क्या है कि भारत में हायर एजुकेशन के लिए किस डिस्पैच को लागू किया गया, तो चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच लागू कराया गया था। इसी तरीके से आगे चर्चा करते हैं तो 1850 में देखिएगा सिक्किम को विलय किया गया, 1852 में पंजाब को विलय किया गया। ये डलहौजी के समय में ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट आपके डलहौजी के समय में होता है। इसके बाद 1852 में द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध यानी दूसरा आंग्ल वर्मा युद्ध। आपको पता होगा वर्मा जो क्षेत्र है भारत के पूर्वी क्षेत्र है, यानी भारत के पूर्वी क्षेत्र वर्मा हो गए, जहाँ म्यांमार आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश के रास्ते होते हुए आप म्यांमार जाते हैं। तो आंग्ल यानी अंग्रेजी वर्मा के साथ दूसरा वर्मा युद्ध जो होता है ये डलहौजी के समय हुआ और उसके बाद वर्मा भी भारत का ही हिस्सा बन जाता है। तो वर्मा जो है वर्मा का विलय जो है भारत में भारतीय अंग्रेजी शासन के हुकूमत के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण आपके आते हैं गवर्नर जनरल, वो होते हैं लॉर्ड कैनिंग। अब ये देखिए लॉर्ड कैनिंग के समय में यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनेंगे। चूंकि इनके समय में लॉर्ड कैनिंग के समय में सबसे एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वो होती है 1857 की क्रांति। जनरली हमारे सारे विद्यार्थी जानते हैं 1857 की क्रांति क्या है। आपको फिर इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनेगा, कैसे कैसे मंगल पांडे जो है फांसी के तख्त तक पहुँचते हैं और उसके बाद कैसे सैनिक छावनियों में जो है विद्रोह हो जाता है। बिहार में कौन सा ऐसा क्षेत्र सबसे पहले विद्रोह शुरू करता है, ये आपको पूरा डिटेल समझाएंगे। फिलहाल आपको ये जानना है 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना किस भारत के गवर्नर जनरल के समय हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। इसी तरीके से अगर सवाल आ जाए कि किस वायसराय, चूंकि अब यही जब लॉर्ड कैनिंग के समय, चूंकि जब तक 1857 की क्रांति हो रही थी उस वक्त तक जो है ये गवर्नर जनरल थे। उसके बाद 1857 की क्रांति की समाप्तिकरण अर्थात 1858 में ये सत्ता जो है अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों न रहकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों आ जाती है और वही ब्रिटिश क्राउन
उनके हाथों आने की वजह से 1858 से यह भारत के प्रथम वायसराय हो जाते हैं। तो प्रथम वायसराय यही आपके लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें एक मनोबल बने और हम और अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर सकें। अगर कोई क्वेश्चंस बनता है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, और अपने से किसी ऐसे साथी है जो कहीं ना कहीं फ़ी के एवज में आप देखेंगे इकोनॉमिक्स कम होने की वजह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं, वो हमारे वीडियो को देखकर कुछ सीख सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले क्लास के लेक्चर के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।